हेलो दोस्तों, मैं सौरव सुमन पंचायत राज ऑडिटर के पद पर चयनित हुआ हूँ। मैं बीपीएससी 67 मेंस और बीपीएससी डबल ए मेंस दोनों लिखा हूँ। दोनों का भी रिजल्ट अभी अवेटेड है और मैं अभी आप लोग के सामने आया हूँ। कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं कुछ बीपीएससी एस्पिरेंट्स के, कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सारे लोग जूझते हैं जिससे, उन सभी चीज़ों पर मैं बात करने आया हूँ। आइए हम लोग अब बीपीएससी ऑप्टिमम चैनल के माध्यम से जो कॉमन डाउट्स हैं बीपीएससी एस्पिरेंट्स के, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। इनमें से पहला क्वेश्चन था कि क्या आप बीपीएससी परीक्षा की तैयारी की यात्रा साझा कर सकते हैं और आपने कौन से स्ट्रेटजीज को प्रभावशाली माना। तो मैं जब यात्रा की बात कहूँ तो इस संबंध में जब बनारस यूनिवर्सिटी में मैं था, जो हमारे कुछ सीनियर्स थे जो कि बीएचयू में बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो उनसे जानकारी ले करके मैं इस संबंध में आगे बढ़ा। और जब बनारस यूनिवर्सिटी से मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद मैं इसको फुल फ्लेज तैयारी शुरू किया। आगे चल के यही सब तैयारी और जो बेसिक्स चीज़ें थी जो मैंने इस तैयारी के दरमियान में जो पढ़ा वो मेरी काम आई। जहाँ तक बात रही स्ट्रेटजीज की, तो रिवीजन एक मेन स्ट्रेटजी है। आप वेल फोकस्ड हो करके अपना रिवीजन कीजिए, चीज़ों को पढ़िए, नए नए चीज़ों को पढ़िए और उसको रिवीजन कीजिए। और जहाँ तक रही बात कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, तो आज के बदलते परिवेश में स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभावी ढंग से चीज़ों को बेहतर ढंग से रखने के लिए आपको बेहतर स्मार्ट वर्क करना होगा। हार्ड वर्क तो किसी भी पीसीएस के एग्ज़ाम या यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, आपको चीज़ों को पढ़ना होगा। बिना पढ़े तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। पूछा गया कि आपने अपनी तैयारी के दौरान कौन कौन से संसाधनों का उपयोग किया। इस संबंध में उनका जो पूछने का जो कॉन्टेक्स्ट था वो किताब, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अदर स्टडी मटेरियल्स के बारे में वो पूछ रहे थे। जहाँ तक मैंने कहा आपको कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में एक गैप है, माइन्यूट गैप है, लेकिन स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम को या यूपीएससी को भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि अब किताबों की बात किया जाए तो बेसिक बुक्स आप सबसे पहले उसको कवर करें। पहले आप सिलेबस को देखें, उसके बाद आप एक बार जब सिलेबस को पढ़ेंगे उसके बाद आप बेसिक्स बुक्स पढ़ें। बेसिक बुक्स के बारे में आपको कहना चाहेंगे कि आप एनसीईआरटीज़ के जो बुक हैं, एनसीईआरटी का अप्रॉक्स आप 8 to 12 में आप बायोलॉजी को मेन रखें। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जो 12th के हैं उनको पढ़ने की मुझे ज़्यादा आवश्यकता नहीं लगती। आप लोग उसमें थोड़ा इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है जो दिया गया है उसमें कुछ टॉपिक्स डील किए गए हैं, उन सभी को देख सकते हैं आप, वो बेनिफिशियल होंगे। लेकिन 8 to 10 कम से कम आपको करना ही होगा। और रहा जहाँ तक बात अगर हम लोग कहें कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी वगैरह का, तो आपको 11-12 का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसे आप बेहतर ढंग से आप करें। आगे की इस बात में अगर हम कहें कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करें, तो जब आप बेसिक नॉलेज आप गेन कर लिए जो कि किताब से आपने गेन किया, तो आप जब स्मार्ट वर्क कर रहे होंगे, आपके पास आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उस समय, तो आप बेहतर प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं। इस संबंध में मैं कुछ प्लेटफॉर्म का ऐसा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। कुछ है, जैसे आप गवर्नमेंट के साइट्स को यूज कीजिए
जो ऑथेंटिकेटेड हैं उनका डाटा को यूज कीजिए। आप जो वर्ल्ड बैंक है उनके डेटा को यूज कीजिए, जो ऑफिशियल वेबसाइट को यूज कीजिए। ज़्यादातर आपका ध्येय ही होना चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट को यूज कीजिए। जहाँ तक रही अगली बात है कि लोग ज़्यादा परेशान होते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड। लोग कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें। जहाँ तक रही बात कि न्यूज़पेपर पढ़ना एक अच्छा हैबिट है, मैं मानता हूँ ये बात को कि अच्छा हैबिट है, लेकिन लोग जब कोचिंग जा रहे होते हैं या खुद ही सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो समय थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो उसमें हो सकता है कि कभी आपका पेपर छूट जाए, आज का कल का, इस तरह से 2-3 दिन का गैप हो जाए। आप पेपर पढ़ें, लेकिन आप मंथली मैगजीन्स ज़रूर पढ़ें। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको मंथली मैगजीन्स ज़रूर फॉलो करना चाहिए। जहाँ तक रही बात कि आप करंट अफेयर्स की जो एक मेन प्रॉब्लम है, आप जीएस के भी लिहाज से देखें। जीएस पेपर 1 में आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही पार्ट 2 में आते हैं क्वेश्चन। जब आप देखेंगे कि जीएस पेपर 2 में आप टेक्नोलॉजी वाला जो सेक्शन है, जिससे पूछा तो बेसिक से ही जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं करंट से रिलेटेड होते हैं। तो उन सब चीज़ों को बेहतर करने के लिए आपको थोड़ा सा करंट जो है इलेबोरेटेड ढंग से पढ़ना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। कि आपने इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते समय अपना टाइम का कैसे प्रबंधन किया। टाइम का मैनेजमेंट के बारे में ये जो पूछा गया मुझसे, तो जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि आप जो स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी बेहतर है। सेल्फ स्टडी मैं कहूँगा आप कोचिंग वगैरह लीजिए, जो भी लेना है आप जहाँ से भी कंफर्टेबल हैं आप करें, लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपके पास जो है, आप खुद में ही इसको डिसाइड करें कि आपको कितना समय किस टॉपिक पर देना है, किस टॉपिक पर कम देना है, किस टॉपिक पर ज़्यादा देना है, आप किस टॉपिक में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये सब चीज़ों को आप खुद ही एनालाइज कर पाएंगे, मैं ये समझता हूँ। रहा बात कि एक क्वेश्चन जनरली लोग के मन में आता है कि 14 घंटा पढ़ें या 15 घंटा पढ़ें या 8 घंटा पढ़ें या 10 घंटा पढ़ें। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सब जो है आप अपने हिसाब से इसको डिसाइड कर लें। आप अगर कंफर्टेबल हैं 4 घंटा में बेहतर कर पाते हैं, क्वालिटी आपका गेन होना चाहिए अच्छा। आप 14 घंटा बैठे हैं, आप गेन 8 घंटा जिससे कर रहे हैं, तो आप 8 घंटा ही बैठो, आप बेहतर रहेगा आपके लिए। क्या कोई विषय या टॉपिक थे जिन्हें आपने विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण माना, आपने उन्हें कैसे पार किया। तो इस संबंध में मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें होती हैं, जो डायनेमिक टाइप की जो चीज़ें हैं, लाइक इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो डायनेमिक, उसमें डेटा का ज़्यादा महत्व है और वो टाइमली चेंज होते रहता है। आप साइंस एंड टेक के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें देख सकते हैं, उसमें वो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो वो भी डायनेमिक है। आप कुछ चीज़ें और भी अदर सेक्शन में भी देख सकते हैं, लाइक पॉलिटी में अगर देखा जाए तो न्यू लॉज जो पास किए जाते हैं, तो ये भी थोड़ा इसमें, लेकिन हालांकि पॉलिटी वगैरह में चीज़ें उतनी चेंज नहीं करती हैं, लेकिन आप इकोनॉमी को खासा ध्यान दें और आप पॉलिटी को जो साइंस एंड टेक है उसके कुछ सेक्शंस को ज़्यादा ध्यान दें, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान दें, चाहे वो प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में आप जब जीएस पेपर 2 करेंगे, उसके जो पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो जनरली करंट बेस्ड ही रहता है, वो एलोबरेटेड रहता है। उसमें आप करंट को करके गए और प्लस आपके पास बेसिक नॉलेज है, तो उस सेक्शन को आप कर जाएंगे। और करंट अफेयर्स भी एक खासा लोगों के परेशानी का एक कारण है, जहाँ तक मुझे लगा, और मुझे भी थोड़ा करंट अफेयर्स वगैरह में थोड़ा परेशानी होता था।
कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट का क्या रोल मानते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने में। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अन्यथा ना लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से उसे करें, उसे क्वेश्चन को देखें, उसके आप जो ऑप्शंस हैं उसमें दिए गए हैं उनको क्लियर करें, बेहतर रहेगा। आप उसके ज़रिए आपके जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर भी होंगे, आपकी समझ को वो इन्हेंस करेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम का नेचर समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको थोड़ा कठिनाई होगा। रहा जहाँ तक बात रही मॉक टेस्ट का, तो मैं कहना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट ज़रूरी है, आप लोग सब लोग दें और अच्छे तरीक़ा से दें उसे। आप अन्यथा उसे भी अन्यथा न लें, आप उसे भी एग्ज़ाम समझ के दें। इससे होगा ये कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है एग्ज़ाम पीरियड में, आपको जो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है वो सब इन्हेंस होगा। आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं टाइम को, अपने टाइम को एग्ज़ाम हॉल में। आप प्रेशर को थोड़ा कम कर सकते हैं, एग्ज़ाम के प्रेशर को। आपका परफॉर्मेंस जो है इसके वजह से थोड़ा इन्हेंस होगा। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ये ना मान के चलें कि यही सब क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो पीटी का एग्ज़ाम हो। आप उसके ज़रिए आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन वही पूछ लिया जाए ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग इसके ज़रिए जो है बेहतर कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। मॉक टेस्ट देने से आपका एबिलिटी इन्हेंस होगा, आपका जो है कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ों का पकड़ है उस पर आपका बढ़ेगा। और कॉन्सेप्ट का जो है मैं मानता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट जो है आपका इन्हेंस हो और आपकी समझ को बढ़े किसी टॉपिक के लिए, तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं आप। आइए अब अगला क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है कि आप सेल्फ एवेल्यूएशन और इसमें जो चीज़ें जो कमियां हैं उसमें सुधार को आप कितना मानते हैं कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जहाँ तक रही बात आत्म मूल्यांकन या सेल्फ इवैल्यूएशन की, तो किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना होगा। आपको अब आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप जो हैं, आप अपनी कमियों को, आप अपने मजबूत पोर्शंस को बेहतर जानते हैं। ना ही कोई टीचर उससे आपसे बेहतर जान पाएगा और ना ही कोई एग्जामिनर आपसे बेहतर जान पाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है आप उन सब चीज़ों को आप देखें, आप बेहतर कर सकते हैं। अगर कमियां हैं तो उसको फाइंड आउट करें, उसको सोल्व करें, यही तो है सुधार। अगर आप उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, जो वीक पॉइंट है, लाइक किसी का साइंस एंड टेक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे बेहतर किताब को फॉलो करें, अच्छी किताबों को फॉलो करें। अगर आप हिस्ट्री से कुछ डरते हैं या थोड़ा लगता है लोगों को कि हिस्ट्री में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप हिस्ट्री को पढ़ें, अच्छी किताबों को पढ़ें। अगर आप थोड़ा सा और इलेबोरेटेड ढंग से आप पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं उसमें, तो आप अच्छी किताबों जैसे आर्य शर्मा की बुक है, एक पलासी टू पार्टीशन बुक है शेखर बंदोपाध्याय का, उसे आप देख सकते हैं। ये सब सारी बुक्स को देखें, कमियों को फाइंड आउट करें। मजबूत जो पोर्शन है, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो आपका मजबूत है, उसे आप ऐसा और मजबूत करें वो आपका एक फोर्ट का निर्माण करें आपके लिए। और जब वो आप उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर लेंगे, जो चीज़ें आपकी मजबूत हैं, तो वो आपके सक्सेस के रेट को बढ़ाएगा, सक्सेस के चांसेस को बढ़ाएगा और एक बेहतर विकल्प होगा। जहाँ तक रहा कि आत्म मूल्यांकन आप कैसे करेंगे, तो आप मॉक टेस्ट दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें। जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो चीज़ें जो क्वेश्चन गलत होंगे उसमें, कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब क्वेश्चन को सही ही करें, कुछ गलत भी करें। गलत करेंगे आप उससे बेहतर सीखेंगे,
और जब पेपर देने जाएंगे प्रीलिम का और मेंस का, प्रीलिम स्पेशली प्रीलिम का, तो वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाएंगी, वो जाके वहाँ गलत नहीं होगा। आप जब यहाँ सही करने की कोशिश करेंगे, वहाँ गलत होने के चांसेस बढ़ेंगे। आप मॉक टेस्ट दें, उसमें गलत करें, मैं आपको सजेशन यही दूंगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप जानबूझकर गलत करें, आप गलत करें, मैं ये कहता हूँ। और जब आप वो गलत हो जाएगा आपसे मॉक टेस्ट में, तो वो टॉपिक को आप पढ़ेंगे और वो जो गलत हुआ वो आपको प्रेरित करेगा कि आप उसको फाइंड आउट करें वो क्यों गलत हुआ। आइए अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया कि संदेह, स्वयं पर संदेह, कि अगर आप स्वयं पर संदेह का पल को सामना कर रहे हैं तो ये जो है मैं नहीं मानता कि ये सही है। आप स्वयं पर संदेह न करें। आप जिस चीज़ की तैयारी के लिए आए, आप में कुछ काबिलियत थी पहले से, आपको लगा कि आप कर सकते हैं, तो जब आप कर सकते हैं तो अब संदेह का क्या मतलब है। अब आप करें, और मैं मानता हूँ कि आप कर सकते हैं। जहाँ तक रही बात कि संदेह का, तो लोग जो हैं, लोग संदेह करेंगे, आप खुद पर संदेह ना करें। ऐसा होता है कभी कभी जब लोग फेलोरिटी का सामना करते हैं, जब फेल होते हैं एग्ज़ाम में। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में हम लोग पास ही कर जाएं, हम लोग फेल भी करते हैं, कई जगह फेल किए। मैं खुद का अपना पर्सनल व्यू बताता हूँ कि मैं खुद भी कई जगह फेल किया। लेकिन जब आपको आप पर खुद पर विश्वास है, तब बेहतर करेंगे। आप बेहतर करने के लिए आगे बढ़ें, ना कि वो फेल करने पर विश्वास करें। हाँ, लोग संदेह करेंगे, आपको भी संदेह के घेरे में डालेंगे कि आप भी अपने आप पर संदेह करो, तो वो नहीं करना है। अब आप आगे बढ़ चुके हैं तो आपको मझधार से निकलना है, आपको किनारा जरूर मिलेगा। इस तरह के पलों में आप अपने आप को मजबूत रखें। हाँ, इससे आपको बेहतर होगा कि आप सेल्फ इवैल्यूएशन कीजिए, अपने आप को जज कीजिए कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या कर रहा हूँ। आप चीज़ों को, जो आपके मजबूत पॉइंट हैं, उनको यूज कीजिए, आप बेहतर कर सकते हैं। इस संबंध में जब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक हरिवंश राय बच्चन की एक कविता की एक पंक्ति है जो कि इस संबंध में एक बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा था, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तो तब धार क्या मझधार क्या। ये है, जब नाव जल में छोड़ दी तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब धार क्या मझधार क्या। अब तो हमें मझधार से निकलना है। आप मझधार से निकलने के बारे में सोचें, आप बेहतर करेंगे। अब मुझे ये विश्वास है, आप लोग तैयारी करें और अच्छे तरीक़ा से करें, और अपना आत्ममूल्यांकन कभी बंद न करें। तैयारी और कार्य, परिवार और या शौक, इन सब चीज़ से आपको तैयारी में क्या परेशानी हुआ, या आप इन सब चीज़ों को कैसे आप संतुलित किए। जहाँ तक रही बात कि मैं तैयारी की, तो तैयारी के लिए आपको स्ट्रेटजी बता दिया। आप बेहतर सोर्स को एक उठाइए, उसे पढ़िए और बराबर रिवीजन कीजिए। आप जहाँ तक आप उसको मल्टीपल रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही आपको सक्सेस दे सकता है। बिना रिवीजन के आप सक्सेस, और वन टाइम पढ़ने के बाद आप सक्सेस प्राप्त करने के बारे में सोचें तो ये थोड़ा सा दिक्कत की बात है। आप उसको मल्टीपल रिवीजन करें। जहाँ तक रही बात की काम का, तो मैं अभी कार्यरत नहीं था किसी चीज़ में, और मैं अभी परीक्षा की तैयारी में ही फुल फ्लेज लगा हुआ था। अगला इसमें जो एक वर्ड है शौक, तो शौक तो सबका होता है, आपके भी हैं, हमारे भी हैं। और
शौक को तो जीना चाहिए, मैं तो जहाँ तक कहूँगा शौक को जीना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि शौक जो है कुछ समय के लिए उसे एक बहुत ही आपको माइन्यूट सब में मतलब आपको मैनेज करना होगा उसके साथ। आप उसे ऐसा नहीं है कि उसी में दिन बिता रहे हैं तो आपकी तैयारी हैम्पर होगी। और जब आपका मेन ही जब दिक्कत में आ गया, जब मेन ही पहलू अगर आपका दिक्कत में पड़ गया तो फिर परेशानी की बात है। आप शौक जिए, शौक जीना कोई गलत बात नहीं है। आप अच्छा करें, पहले आप अच्छा करें, उसके बाद शौक के लिए जिए। जीवन पड़ा है, आप अच्छा कर सकते हैं। और शौक को भी, और परिवार की जब जहाँ तक बात रही तो परिवार में बहुत चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को मैनेज करना होता है, माता पिता भाई। लेकिन आप अच्छा करेंगे तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। मैं अपने बारे में अगर बात करूं तो मुझे मेरे पिताजी से और अपने में स्पेशली मेरे भाई से बहुत सपोर्ट मिला, और मैं उन्हीं लोगों की वजह से एक अच्छा मुकाम पर अभी तक फ़िलहाल पहुंचा हूं, और आगे भी अपना कार्य को जारी रखा हूं। आगे भी ऐसा नहीं है कि मेरा जो है तैयारी ख़त्म हो गया, मुझे जॉब लग गया तो आगे की चीज़ें नहीं है। मैं आगे भी लगा हूँ, और उन लोगों का जो मेरे भाई है और मेरे पिताजी का सपोर्ट है। हाँ, इस संबंध में और भी कहूँगा, हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो कि अपना परिवार ही है हमारे, उनका भी बहुत ही बेहतर आभारी रहूँगा मैं हमेशा के लिए। इन लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहा है, और ये जो कुछ मिला है मुझे थोड़ा बहुत, ये इन्हीं लोग का सहयोग है। कहीं ना कहीं इन लोग का भी एक अहम रोल रहा है मेरे सक्सेस में अभी तक का सब सक्सेस में। तो आप लोग भी शौक को जिए, लेकिन शौक को थोड़ा सा परीक्षा अपने पढ़ाई को हैम्पर ना होने दें। आप जो चीज़ है आप शौक जिए। आपका अगर समय है, आप 4 घंटा 6 घंटा जो भी आप पढ़ाई करते हैं, समय देते हैं पढ़ाई को, वो दें। उसके बाद आप फ्री हैं, आप जाइए। थोड़ा इंटरटेनमेंट वगैरह भी होना चाहिए, क्योंकि माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप बेहतर पाने के लिए तो माइंड को रिलैक्स करना ही चाहिए, और करना ही पड़ेगा। इन उम्मीदवारों को प्रेरणा और उनकी स्थिरता में कठिनाइयाँ उनके जो है परीक्षा की तैयारी में परेशानी बाधक बनते हैं। उनको कैसे इसको टैकल करना चाहिए। जहाँ तक रही बात कठिनाइयों का, तो कठिनाई तो जीवन में आएगा ही आएगा, और ये दौर में भी आएगा, और अगली दौर में भी आएगा। जब आप जॉब में होंगे तब भी आएंगे, और अभी आप तैयारी में हैं तब भी आएगा। अभी कुछ परेशानियाँ होती हैं, पारिवारिक परेशानियाँ होती हैं, परिवार से कुछ दिक्कत हुए, कुछ फाइनेंशियल दिक्कत होते हैं, और कुछ सराउंडिंग्स के भी दिक्कत होते हैं। तो आप सबको आपको टैकल करना है, आपको बेहतर ढंग से उसको डील करना होगा परेशानियों को। अगर आप परेशानी को डील नहीं कर पा रहे हैं तो आपको फिर ये आपके जो लक्ष्य हैं उसमें रोड़ा बनेंगे, आपको दिक्कत करेंगे। आप जीवन भर फिर उससे आप समझौता करते रह जाएंगे। परेशानियों से आपको पैनिक नहीं होना है। परेशानी आएगा जाएगा, आपको परेशान करेगा, परेशान नहीं होना है। वही वक्त है जब आपको अपने लिए निर्णय लेना होगा, और आप एक बेहतर निर्णय लीजिए। सेल्फ एवोल्यूशन के आधार पर आप अपने आप को जज कीजिए, और बेहतर रास्ता पर जाइए। और कठिनाई आते रहेंगे जाते रहेंगे, उन सब से इतना ज़्यादा कुछ पैनिक नहीं होना है। आप बेहतर करने के बारे में सोचिए सिर्फ, और किसी का आज तो किसी का कल, होना सभी का है। किसी का आज किसी का कल। हो सकता है कि अगर जिनका एज का फैक्टर है, अच्छा एज हो गया, तो उससे दिक्कत नहीं है। आप लगे रहिए। आप अब मेहनती हैं। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आप किसी भी फील्ड में जाइएगा तो बेहतर कीजिएगा। आप लंबा अगर किसी को समय दे रहे हैं, इसका मतलब आप में दृढ़ निश्चय है, आप
आप सेल्फ डिटरमाइंड है, आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो क्षमता है वो ज़्यादा है, औरों की अपेक्षा आप बेहतर कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाइएगा तो आप बेहतर करने के बारे में ही सोचिएगा। लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के स्ट्रेटजी और उसके बुक लिस्ट को। जैसा कि मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ही था, मैंने 67 में भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ही लिया और AA में भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ही है हमारा। मैंने ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स से ही किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो जहाँ तक रही बात कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के, तो BPSC अब आगे की जितने भी एग्ज़ाम लेगी, और वो सब सारे जो हैं उसमें ऑप्शनल का ज़्यादा ये क्वालिफाइंग हो गया है, तो इसमें ज़्यादा कोई हम रोल है नहीं। आप उसका पढ़ाई करें, आप बेहतर रहेगा कि आप जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखे हैं, जिससे आप किए हैं, उसे ही आगे बढ़ाएं। आपका 3 साल, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपका 3 साल जो बहुत महत्वपूर्ण समय है ग्रेजुएशन के समय का, उसमें आप गया है आपका ऑप्शनल, वो ही आपका ऑनर्स है और उसी में आपका 3 साल गया है, तो आप उसे ही बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शनल रखें उसी को। उसमें आप थोड़ा भी रिवीजन करेंगे तो आपका बेहतर हो सकता है। जहाँ तक रही बात की इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की और उसके स्ट्रेटजीज को, तो बेसिक बुक्स हैं बहुत सारे, उनको फॉलो करें। HL आहूजा माइक्रो के लिए आप फॉलो करें, और मैक्रो के लिए भी आप HL आहूजा को फॉलो कर सकते हैं। और भी अदर किताब और भी बुक्स हैं अदर, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। माइक्रो के लिए आप हॉलर वेरियन को भी फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा बेहतर उसका बुक का जो है उसमें कंटेंट वगैरह जो भी बेहतर है, जहाँ तक मुझे समझ है ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करें तब। उसके बाद फिर अगर आप बात करें अदर सेक्शंस के, जैसे कि आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में क्रूगमैन, सल्वाटोर वगैरह भी हैं। इंटरनेशनल में आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो एक इंडियन बुक को ही फॉलो करें, किसी को भी फॉलो करें, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ML जिंगन को फॉलो करना चाहिए, एक बेहतर हो सकता है। और भी बुक्स हैं, इंटरनेशनल राइटर भी हैं बहुत सारे, उसमें आप जहाँ तक पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें कूलिंग की एक बुक आती है, तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं, या मसग्रेव को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर बेसिक टाइप के, अगर बेसिक देखना है आपको, तो RL लेखी की एक बुक है पब्लिक इकोनॉमिक्स की, उसे भी देख सकते हैं आप। हालांकि जहाँ तक रही बात कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस संबंध में आप एक नेट JRF से रिलेटेड बुक है, किसी भी पब्लिकेशन के बुक को आप उठा लें, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की आपकी हैबिट बढ़ेगी और आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। आप इसके ज़रिए आप स्कोर अच्छा करेंगे। आप क्वालिफाइंग है तो इसमें जो है आप क्वालिफाई कर जाएं इजीली, और इससे जो है आपका सिलेक्शन में आपका कोई हर्डल ना तैयार हो, इसलिए आपको बेहतर थोड़ा सा समय देना चाहिए। जहाँ लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस बनाए रखें, आप समय को अपना बेहतर जगह पर लगाएं, आप ज्ञान अर्जन के लिए उसे लगाएं, आप बेहतर कर सकते हैं। आप अपने नई उत्साह और दृढ़ संकल्पता के साथ आप लगे रहें, दृढ़ संकल्प रहें, आप कर सकते हैं, विश्वास रखिए अपने आप पर। आप अच्छी चीज़ों को हमेशा अपने पास रखें, अपने अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने की कोशिश करें। आप पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, और परेशानियाँ आती रहेंगी, जाती रहेंगी, उनसे घबराना नहीं है, और आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। सिर्फ आपका ध्येय ये होना चाहिए कि आप लक्ष्य की ओर बढ़ें। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे, आप लक्ष्य को पाएंगे, जरूर पाएंगे। बस, धन्यवाद आप सबको। मैं अपने तहे दिल से आप लोगों का नमस्कार करता हूँ। आप जुड़े रहें।
पढ़ें।